वही चीजें बार बार होती हैं, क्योंकि उसका थोड़ा सा टाइम पीरियड थोड़ा सा बड़ा होता है जब वो बेसिक्स उसको करवाते हैं। उस टाइम वो बोर होने लगता है, इरिटेट होता है। तो ये चीज बहुत important है कि उसकी उस कंडीशन को समझें, क्योंकि वो बोर हो रहा है, क्योंकि वो चीजें जब नई नई होती हैं तो उसे अच्छी लगती है, लेकिन जब वो बार बार रिपीट होती हैं, जो कि बहुत जरूरी है, तो वो बोर होने लगता है या फिर इरिटेट होने लगता है, इम्पेशेंट हो जाता है, मतलब उसकी पेशेंस लेवल थोड़ा सा ऐसे रहता है। ये सेम चीज कोचेस के साथ भी है कि जब हम उसको वही चीजें सेम 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 करवा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि उस टाइम बेसिक्स की तरफ जब हम ध्यान दे रहे हैं बच्चे की तरफ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसकी काउंसलिंग साथ साथ होनी बहुत जरूरी है। जो मैंने आगे भी लिखा हुआ है ये पॉइंट, काउंसलिंग, मतलब ये हर एक चीज में काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है कि मतलब बच्चे को बताना जरूरी है कि जो वो कर रहा है उसका क्या फायदा है उसके लिए। उसके बाद जब हम एक चीज देखी जाती है कि दो तरह के बच्चे हमारे पास होते हैं। एक होता है जो थोड़ा सा स्लो लर्नर है और एक है जो फास्ट लर्नर है। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जानना, सबको पता है, और कि लर्निंग की जो एक हर एक बच्चे की लर्निंग की क्षमता है, लर्निंग की स्पीड है, वो बहुत डिफरेंट होती है। कोई तो बहुत जल्दी से पिक कर, और किसी को टाइम लगता है कुछ समझने में। तो ये इस टाइम मतलब दो बच्चों ने एक साथ स्टार्ट किया है, और वो एक ने तो बहुत जल्दी उस चीज को सीख लिया और एक को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये इस टाइम कोचेस का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो उनको उनकी कंडीशन को समझें और उनको बहुत मोटिवेट करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बच्चा जो स्लो लर्नर है या फिर हम उसको डांट रहे हैं या उसको वो आ नहीं रहा है, बहुत पेशेंस से उसको हैंडल करना है। और जो फास्ट है, दोनों एक साथ आए हैं, फास्ट वाले ने बहुत जल्दी सीख लिया और जो स्लो है उसको टाइम लग रहा है, तो एक फीलिंग उसके अंदर आती है, थोड़ा स्ट्रेस होता है कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, और जेलस होता है। तो ये चीजें मतलब उसका कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर यहीं पर उसका कॉन्फिडेंस लो गया तो हम उसको आगे तक नहीं लेके जा पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कोच का जो रोल है उसमें उसको मूड रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेट एडजस्टमेंट। ये मुझे ऐसा लगा कि ये वाला पॉइंट मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगी, वेट एडजस्टमेंट, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, पहले भी देखा है, अभी भी देख रही हूँ, और आई डोंट नो कि कब तक ये चलता रहेगा, कि जो ये वेट एडजस्टमेंट स्पेशली ये जो स्कूल लेवल पर होता है, छोटे बच्चे जब ये करते हैं कि मतलब छोटे बच्चों को गाइड करते हैं, मुझे नहीं पता ये कौन गाइड करता है उनको जब ये वेट को एडजस्ट करने के लिए। मतलब हम उनके तो स्कूल लेवल का जो कंपटीशन होता है, बहुत सारी वेट कैटेगरीज होती हैं, उन सभी वेट कैटेगरीज में हम लोग चाहते हैं हम बच्चों को एडजस्ट करना है। कई बार क्या होता है हम वो उसी एज में वो छोटे बच्चों को गाइड करते हैं कि आप इस वेट में खेलोगे। बच्चे को ना बहुत ट्रस्ट होता है कोचेस के ऊपर, मतलब वो पूरा फेथ करके आता है अपने कोचेस, स्पेशली वो लेवल का बच्चा। और जब हम उसे वेट एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं ना कि आप वेट को कम करो या फिर वेट को बढ़ाओ, तो थोड़ा स्ट्रेस देंगे वेट को लूज करने में वहां पर, जब वो थोड़ा सा एफर्ट लगाता है कि मुझे वेट को कम करना है। मैंने ऐसा देखा है, इवन नेशनल्स की बात नहीं करूंगी, मैंने स्टेट लेवल में भी देखा है, छोटे बच्चे जो बिल्कुल स्टार्टिंग के हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे कपड़े पहनकर भाग रहे हैं, 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, इवन लिक्विड, मतलब बहुत डिहाइड्रेट हो रहे हैं और भाग रहे हैं, धूप में भाग रहे हैं, बहुत सारे कपड़े उनके ऊपर रखे हुए हैं, हैंड स्टैंड कर रहे हैं। मतलब ये मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग, ये कौन गाइड, अगर हम इसे गाइड कर रहे हैं तो ये बिल्कुल कर रहे हैं हम, वो जो हम उसका जो उसने हमारे पे ट्रस्ट दिखाया हम उसको ब्रेक कर, मतलब हमें राइट पता होना चाहिए कि क्या सही है उससे गाइड करना। मतलब वेट एडजस्टमेंट के चक्कर में आप वो सिर्फ उसका फोकस वेट को एडजस्ट करने में लग जाता है, जबकि उसका फोकस होना चाहिए परफॉर्मेंस की तरफ। मतलब हमें भी ये चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इस टाइम क्या होता है जब उसका वेट एडजस्ट नहीं हुआ, इसमें साइकिकल प्रॉब्लम्स जो मुझे सबसे मेन जो आती है, एक तो वेट कम करते हुए वो मतलब मेंटली तो स्ट्रेस में है ही, फिजिकली भी है और मेंटली भी स्ट्रेस में रहता है वेट, क्योंकि सारा ध्यान उसका वेट एडजस्ट करने में रहता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है हम बच्चे को राइट गाइड करें। अगर कोई सीनियर बच्चा उसे गाइड कर रहा है तो ये उस टाइम काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। और दूसरा, जब वो स्ट्रेस में होता है और फॉर एग्जाम्पल उसका वेट नहीं आया, मतलब एक ऐसी कोई सिचुएशन आती है उसका वेट नहीं आता है, तो वो शॉर्टकट्स की तरफ भागता है। शॉर्टकट्स क्या होता है, किसी ने उसे गाइडेंस देनी है, तो ये कौन गाइड करता है, तो ये चीजें काउंसलिंग करनी बहुत जरूरी है। उसको इस बारे में पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ उस एज में। दूसरा, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। मतलब हमें बच्चे की परफॉर्मेंस लानी है, इस लेवल पे हमें उसे खत्म नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना
कि ये चीज के बारे में हमें बहुत, अगर हमें नॉलेज है तभी हमें बच्चों को बताना है, नहीं तो एक्सपर्ट्स की हमें गाइडेंस लेने की जरूरत है। बोला कि काउंसलिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काउंसलिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए, हर वक़्त बच्चे को की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब उसको सारे उसके अच्छे-बुरे के बारे में बताना मतलब एक कोच का काम है। और उसको मतलब एक बिल्डिंग में है तब वो खुद अपने बारे में अच्छा-बुरा नहीं जान सकता। लेकिन जब वो आगे थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो जाता है तब उसे इन चीज़ों के बारे में पता चलता है कि उसे क्या करना है, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। तो ये स्टार्टिंग जो काउंसलिंग है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये काउंसलिंग भी कोच की वो बहुत लास्ट तक चलना चाहिए। जब तक उसका गेम करियर पीक पर है, तब तक भी ये सब चलना चाहिए। तो उसकी काउंसलिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद सक्सेस स्टोरीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सक्सेस स्टोरीज़ जब हम जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, जब हम उनकी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में बताते हैं, मतलब वो बच्चा देखता है हमारे सेंटर में कोई सीनियर प्लेयर है और वो बहुत अच्छा, वो पीक लेवल पे वो प्लेयर चल रहा है और उसकी वो दिख रहा है, लेकिन उसकी जो सक्सेस स्टोरी है वो उसे बतानी इसलिए जरूरी है कि उसके बाद पता चलेगा, उसको पता चलेगा कि वो जहां तक पहुंचा है उसके पीछे कितना हार्ड वर्क और कितनी स्ट्रगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर वो हार्ड वर्क की स्टोरी उसको बताई जाएगी और वो स्ट्रगल की स्टोरी बताई जाएगी तो वो भी उस रास्ते पे चलेगा। वो मतलब रेडी होगा, मोटिवेट होगा कि मुझे भी उतनी मेहनत करनी है और ये स्ट्रगल मुझे भी करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैं नहीं ऐसा सोच सकती कि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन बिना स्ट्रगल और हार्ड वर्क के सक्सेसफुल बनता है। तो ये उसे स्ट्रगल और हार्ड वर्क ये तो उसको उसकी मतलब लाइफ में बहुत उसके साथ-साथ चलता ही है। तो ये बच्चे को अगर हम लोग उसकी सक्सेस स्टोरीज़ बताएँगे और जो और हमारे ग्रेट प्लेयर्स रहे हैं, जो अच्छे प्लेयर्स रहे हैं, चैंपियंस रहे हैं, उनकी स्टोरीज बताने से वो बहुत मोटिवेट होगा। तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट, बहुत अच्छा काम करेगा उसकी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो बताते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा बच्चे के लिए। इससे नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेट करना। देखिए इसमें ये मुझे लगता है ये पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चे को एजुकेट करना। मतलब इस टाइम पर जब वो बिल्कुल बिगनर है, स्टार्टिंग में उसको एजुकेट करना। अगर हम सोचते हैं कि कोई एक प्लेयर जब 5 साल 10 साल बाद अगर हम उसे कोई चीज सिखाएंगे तो वो बहुत मुश्किल है उसके लिए भी समझना। अगर इसी लेवल पर, बेसिक लेवल पर स्टार्टिंग में इनिशियली उसको सिखाया जाए, कोई भी बात के बारे में बताया जाए, तो वो मतलब उसको आगे वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो वो इसी लेवल की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आप उसको इस टाइम एजुकेट कर सकते हो बहुत सारी चीजों के बारे में। अब एजुकेट में सबसे पहले हमारी वैल्यूज हो गई। वैल्यूज मतलब हमारी जूडो के बारे में बताना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब बहुत सारे इश्यूज उसके निकल जाएंगे यहीं पर जब उसको पता चलेगा कि रियल मीनिंग ऑफ जूडो क्या है। रिस्पेक्ट करना। हम लोग ज्यादातर मैंने देखा मेरे जूनियर कोचेस, फेलो कोचेस भी ये कंप्लेन करते हैं या बात करते हैं, शेयर करते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं कि बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते। अ, ये हम सबको पता है कि रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है, रिस्पेक्ट अर्न की जाती है। ये बिल्कुल सही। जूडो में हमें सबसे पहला चैप्टर ये सिखाया जाता है कि रिस्पेक्ट करना है। मतलब रिस्पेक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, सबकी रिस्पेक्ट करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को इसी लेवल पर एजुकेट किया जाए। बहुत ज़रूरी है। वो मतलब फिर उसको बाद में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही बात अगर आप 5 साल बाद उसे सिखाओगे तो शायद वो नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है उसे ये चीज़ें सिखाना। एक चीज़ और कि अगर यहाँ पर एजुकेट करते हैं तो उसको मतलब एक जो हमारे देश के लिए हमने क्या-क्या करना है। जब हम सक्सेस स्टोरीज़ बता रहे हैं ना, तभी हम ये चीज़ें बता सकते हैं कि हाँ, आपकी जो वो एक फीलिंग है ना नेशनलिज़्म की, वो उसके अंदर आएगी कि हाँ, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। आप एजुकेट कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपने उसको बताना है कि आपने सोसाइटी के लिए और अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। मुझे पता है कि सभी लोग ओलंपियन नहीं होते हैं, सभी लोग मेडलिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन सब लोग सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये मतलब हम उसको एजुकेट करें। एक बच्चा कोच के पास जब रहता है, मतलब जब कोच के पास आता है अ, कोई भी गेम करने के कोई भी गेम के लिए, वो बहुत ट्रस्ट के साथ आता है। और कई बार क्या होता है, कुछ इश्यूज होते हैं छोटे बच्चों के साथ, तो पेरेंट्स बड़े मतलब ट्रस्ट करके आपके पास बच्चे को लेकर आते हैं। तो ऐसा मैंने देखा है कि पेरेंट्स आकर ऐसी बात बोलते हैं कि ये हमारी बात नहीं मानता, आपकी बात मानता है। तो ये आप सोचिए कि अगर वो इतना मतलब हमारी बातों से इतना उसको इन्फ्लुएंस हो रहा है,
तो आप उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो अच्छी बातें बताकर, उसको एजुकेट करकर। और इसी के साथ एक पॉइंट और है जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट, एजुकेशन पर भी ध्यान आपको इसी टाइम बच्चे को बताना चाहिए। देखिए पहले का लेवल एक बिल्कुल डिफरेंट था। पहले की बात अलग थी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते थे, मतलब एजुकेशन जो स्पोर्ट्स में आ गया उसको पूरा 100% स्पोर्ट्स को दे रहा है। अभी ऐसा टाइम नहीं है। अभी बच्चे भी बहुत डिफरेंट है। अभी बच्चे वैसे नहीं है कि हाँ वो जैसा जो गुरुजी ने बोल दिया, जो कोचेस ने बोल दिया वो वैसा ही करेगा। अभी उसको उसके पीछे का फैक्ट चाहिए, उसको रीजन चाहिए कि हम ये चीज क्यों करेंगे। तो ये चीजें आपको भी बतानी चाहिए और बच्चे को भी पता होनी चाहिए। तो ये बच्चों का माइंडसेट अभी बहुत डिफरेंट है। बच्चे बहुत एक्टिव और स्मार्ट हैं, तो अब उनको हैंडल हमने करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि मतलब एक बच्चे को एजुकेशन की तरफ भी थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए। देखिए अभी बहुत सारे ऐसी चीजें बायोमैकेनिक्स है और बहुत सारी बहुत मतलब स्पोर्ट्स साइंसेस है। तो ये बच्चा तभी अंडरस्टैंड कर सकता है जब उसका एकेडमिक एजुकेशन भी अच्छा होगा। तो आपने उसको साथ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है उसको इस तरफ भी एजुकेशन को भी ध्यान दें। इसके बाद टू वे कम्युनिकेशन। देखिए ये जो टू वे कम्युनिकेशन मैंने बताया कि इसमें कोच और लीड के बीच का कम्युनिकेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब सिर्फ आप उसको कुछ बोलते जा रहे हो और वो समझ रहा है नहीं समझ रहा, उसका कोई फीडबैक नहीं आ रहा है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इससे कुछ नहीं। इम्पोर्टेंट है कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब ये स्टार्टिंग तक उसकी पीक परफॉर्मेंस आ रही है, जब तक वो खेल रही है तब तक ऐसा होना चाहिए। अगर ये चीज यहाँ हमारे यहाँ पर हो जाए या सब जगह पर ऐसा हो, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। जो हमने उसके जो इश्यूज हैं उसको जानने के लिए, तो मतलब कोई भी वो प्रॉब्लम फेस है वो आपसे शेयर करेगा। मतलब टू वे कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब आपको उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा, तो जो वो फेस कर रहा है। इंटरेक्ट विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर ये हर लेवल जरूरी है। स्टार्टिंग में मैं इसलिए कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में जब बच्चा आता है तो वो एक उसकी एज ग्रुप छोटे एज का होता है। तो मतलब बहुत सारी दो तरह के बच्चे हैं, एक इंट्रोवर्ट है एक एक्सट्रोवर्ट। एक है जो आपको एक्सप्रेस देता है अपनी बात और एक है जो नहीं करता है। तो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होने से आपको बहुत सारी चीजें उसके बारे में पता चलेंगी। हो सकता है वो बच्चे का एटीट्यूड आपके ग्राउंड पे डिफरेंट हो, आपके क्लब में डिफरेंट हो और घर जाके डिफरेंट। तो पेरेंट्स से बात करने से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी उसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के साथ बात करना। और मतलब जितना पेरेंट्स उसके बारे में सोचते हैं उतना ही एक कोच अपने बच्चे के बारे में सोचता है। ये फीलिंग मुझे अब समझ में आई है जब मैं कोचिंग में आई हूँ। तो मतलब कि एक मतलब जो एक कोच है वो भी एक सेकंड पेरेंट की तरह ही होता है बच्चों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके जो इश्यूज है उनको जानना और उनको सॉर्ट आउट करना। तो ये पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जब हम कोचिंग करते हैं तो मुझे लगता है हमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए बच्चे के साथ। अगर हम बच्चे के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो वो एक बिगिनर के साथ, तो वो ओपन नहीं हो पाएगा आपके सामने, वो डरता रहेगा। तो मतलब एक हेजिटेशन रहेगी जो हमें हेजिटेशन को खत्म करना है। और ताकि वो हमारे सामने अपने इश्यूज को रख सके, चाहे वो एक टेक्निक को सीखने के लिए, चाहे वो कोई भी इशू है। कोई भी अगर से डरता है, बहुत अथॉरिटेरियन टाइप हो, आप मतलब आपने एक बात बोल दी, आप उसके आगे कुछ सुनना नहीं चाहते हो, तो वो अपनी बात नहीं शेयर कर पाएगा। इवन टेक्निक के जो वो मतलब जो उसको प्रॉब्लम्स है वो भी नहीं पूछ पाएगा। साइकोलॉजिकल इश्यूज तो बहुत दूर की बात है कि वो बताए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, लेकिन समाओ हमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अगर हम सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करते हैं तो हमें कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट हमारा ही काम, उसे खुद ही बैलेंस करना है ताकि बच्चे को ट्रस्ट है हमारे ऊपर वो बिल्ड वो वैसा ही रहे। बच्चा जो छोटा बच्चा जब हमारे पास आता है ना तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही उसका मन कोमल होता है। और अगर एक बार उसका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है इस लेवल पर स्टार्टिंग में, तो वो दोबारा से वैसा नहीं बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी साइकोलॉजी को समझना, उसे इम्पोर्टेंस देनी, मतलब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें इनका ध्यान रखना है कि उस बच्चे को, बच्चा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे पास है वो एक एक बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रिवॉर्ड्स, ये जब बच्चा मेडल्स लेता है, अब उसने बिगिनर हमारे पास आया और उसने मेडल्स लेने शुरू किए। अभी क्या होता है कि उसके मेडल्स आने शुरू हुए,
तो हम लोग उसको प्रेज़, वो भी चाहता है कि उसे तारीफ़ मिले, वो भी चाहता है कि कुछ उसे रिवॉर्ड मिले। तो हम लोग कहीं ये चीज़ ना एक कोच को बहुत बैलेंस करनी है, तो किस लेवल का मतलब रिवॉर्ड देना है, किस लेवल की तारीफ़ उसे देनी है, किस लेवल का मतलब उसको प्रेज़ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका मेडल तो ज़्यादा बड़ा नहीं आया है, मतलब बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन में बहुत स्टार्टिंग में उसका मेडल आया और आपने बहुत ही बड़ा जश्न कर दिया, ढोल बजा दी, ऐसा मुझे लगता है ऐसा कि इससे ना 2 चीज़ें रहती है। हम सब बच्चों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। कोई इन चीज़ों को पॉज़िटिव लेता है, कोई नेगेटिव लेता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मतलब एक छोटे लेवल पर मेडल आने पर उसको बहुत ही बड़ा जगह हमने ज़्यादा ऑनर कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसी टाइम सैटिस्फाई हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सैटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए गेम करियर के बीच में। अगर आप एक सैटिस्फाई हो गए यहाँ पर अपने से या अपने करियर में, तो उसके आगे आप नहीं पाओगे। तो ये जो लालच है ना, ये जो आगे एक और मेडल लेने की, उसके बाद एक और सीढ़ी चढ़ने की, ये लालच आपके अंदर रहनी चाहिए, जब तक आप खेल रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिवॉर्ड जो हम दे रहे हैं, तो ये उतने ही लेवल का दें कि जितना मतलब बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हम क्लब लेवल पर कैसे करें या अपने मतलब अपने लेवल पर किस तरह से उसे रिवॉर्ड्स दें। लेकिन टाइम ये भी बहुत ज़रूरी होता है, देना है, उसको ऑनर करना है, क्योंकि इसके साथ उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है, लेकिन हमने उसे पॉजिटिव मोटिवेट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सर नेक्स्ट प्लीज़। हाँ जी। अच्छा, अभी एक बच्चा अभी उसने बिगिनर था, उसने सीखा, उसने मेडल लिए और थोड़े टाइम के बाद वो कैंप्स में आया, उसमें मतलब सिलेक्शन होता है उसका। तो कुछ चैलेंजेस फेस करता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा-सा मतलब बिगिनर से हटकर हम लोग थोड़ा-सा आगे थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो गया और उसके बाद वो कैंप्स में चला गया। अ, तो ये प्रॉब्लम आती है चेंज ऑफ कोच, मतलब अभी तक तो वो अपने ही कोच के पास ट्रेनिंग कर रहा था और अभी उसे दूसरा कोच मिला है। ये ना इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो पर्सनल कोचेज़ हैं, जो क्लब लेवल पर हम लोगों की ये काम है कि हम लोग बच्चे को एजुकेट करें, काउंसलिंग करें, उससे बात करें, क्योंकि उसका ट्रस्ट जो अभी तक है ना, वो अपने कोच के ऊपर होता है। तो वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो मतलब उसको ऐसा बोलना है कि जो कोच उसके साथ वहां पर है कैंप में, वो उस पे ट्रस्ट करे, जो वो है वो बेस्ट है। और ये सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि फेडरेशन और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जो बेस्ट वन है वही उसके साथ होना चाहिए, मतलब वहां पर जनरली होते हैं, लेकिन इस चीज का हमें ध्यान भी रखना है कि ये बच्चे को बहुत ज्यादा इस टाइम काउंसलिंग करने की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो उसकी जो अटैचमेंट है, उसने आज तक जो ट्रेनिंग करी है अपने कोच के पास करी है, तो लेकिन ये गलत है। आपने देश के लिए खेलना है और मतलब आपकी सिलेक्शन हुई है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इस टाइम उसे एक्सेप्ट करना है, उसे वो इस टाइम क्या क्या इश्यूज को फेस करना है सबसे ज्यादा, उसको मतलब थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है ट्रस्ट करने में। तो ये जो कैंप कोच है उसका भी बहुत काम होता है इस टाइम, मतलब जब नया नया बच्चा जा रहा है ना, तो वो उसके मन में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक मतलब उसको लगता है मुझे प्रूफ करना पड़ेगा दोबारा से, सिर्फ वो सिलेक्ट हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए और चीजें भी हो जाती है, मुझे बताना पड़ेगा सब कुछ कि मैं कैसे कैसे खेलता हूँ, क्या क्या मेरी वीकनेसेस हैं और क्या क्या मेरे प्लस पॉइंट्स हैं। तो ये कैंप कोचेस को भी वो उस टाइम उनके बहुत बड़ा रोल होता है, तो उनको भी ध्यान देना है कि जिन इश्यूज में वो है, कि मतलब उस पे उसका अपना ट्रस्ट बनाना है। चेंज ऑफ शेड्यूल सेम वही चीज है, जैसे कोच चेंज होता है वैसे शेड्यूल चलता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पर उसको थोड़ा इशू आता है, तो नेक्स्ट पर ट्रेनिंग करता है और वो जब कैंप में आके ट्रेनिंग करता है थोड़ी डिफरेंट होती है। तो वो उस टाइम उसको थोड़ा अडेप्ट होने में, थोड़ा उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो ये सेम टाइम हमें बहुत ध्यान रखना है, जो कोचेज हैं साथ में उनको बहुत ध्यान रखना है कि हाँ उसको इस चीज में हेल्प करना है और मोटिवेट करना है। इसके बाद इंजरी, जब इंजरी एक ये एक ऐसा मतलब ऐसी चीज है जो मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में ला देती है। इवन इसके साथ जब एक बच्चे को इंजरी होती है, वो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस को फील करता है। मतलब ये एक ऐसा टाइम होता है किसी भी लेवल पर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे ख्याल से नहीं होगा जिसको अपने स्पोर्ट ईयर में इंजरी ना हुई।
स्पेशली जूडो में, हमारी गेम में तो इंजरी बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत 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 मुश्किल होता है ये वक्त, जब अपने आप को आपने संभालना होता है। इंजरी, आपने इंजरी के साथ साथ उसकी केयर तो करनी है, और उसके साथ साथ आपने किस चीज का ध्यान रखना है कि हाँ, आपने मोटिवेटेड भी रहना है। और कई बार क्या होता है, कंपटीशन, आपको हमें पता होता है हमारे कंपटीशन की डेट्स क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो क्योंकि आप इंजर्ड हो, आपने रिकवर करना है। सेम टाइम बहुत जरूरी है कोच कोच के लिए कि, और उसको रिहैब करने में उसको हेल्प करे। कि इंजर्ड प्लेयर को बहुत सारी टेंशन होती हैं, बहुत सारे मतलब इस चीज की कि उसकी इंजरी को लेकर बहुत सारे उसके दिमाग में इश्यूज होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है इस टाइम कि एक प्लेयर मतलब जब इंजर्ड है तो कोचेस उसको सपोर्ट करें, क्योंकि वो इस टाइम बहुत ही ज्यादा मतलब अंदर से बहुत सॉफ्ट हुआ होता है, वो बहुत ज्यादा लो फील करता है, उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो होता है, तो हमने ही उसे मोटिवेटेड रखना है। और इसके बाद जो ये एक पॉइंट है जो मैंने बहुत फील किया है, मैंने है ऐसा, और अब भी देखा है कि ये चीजें होती हैं। और ये एक बार ये किसी ने बात भी करी थी, अभी पीछे लेक्चर में भी बात हुई थी इसके बारे में, शायद अकरम सर ने बात करी थी कि सेकेंड और थर्ड के टेस्ट होने चाहिए, इस बारे में उन्होंने बोला था। मैं थोड़ा सा चेंज करके बोलना चाह रही हूँ कि ये सेकेंड और थर्ड पे फोकस करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है, जो एक टीम सिलेक्ट होती है, फर्स्ट टीम जो सिलेक्ट होती है, और जो सेकंड और सबसे बहुत बड़ा है कि वो बच्चे आजकल आना ही नहीं चाहते कैंप में। ये मतलब उनको ये फीलिंग होती है कि हम सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो वो जाने के लिए उनका मन नहीं होता है, वो कि हमने कैंप में नहीं जाना है, या कैंप में आ गए तो वो इंजरीज के इश्यूज और उनके और बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, वो उस तरह की ट्रेनिंग नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पर कि उनके अंदर ये फीलिंग होना। देखिए, ये अगर हमने स्टार्टिंग में ये फीलिंग डाली होती और हमने उनको पहले एजुकेट किया होता, तो ये अभी इस चीज की प्रॉब्लम नहीं आती। फिर भी अगर अभी भी ये प्रॉब्लम आई है तो हमें इसे आउट करना है, सेकेंड और थर्ड की तरफ हमें ध्यान देना है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमारे पास ऑलरेडी बहुत लिमिटेड लिमिटेड प्लेयर्स हैं, मतलब और अगर हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, और मतलब वो प्लेयर हमारे पास, क्योंकि मैं जब खेलती थी 10-12 साल उस चीज को हो गए हैं जब मैंने छोड़ा, तो आज भी वही रिजल्ट मुझे दिखते हैं सीनियर लेवल पर। स्पेशली हमारे पास बहुत ही लिमिटेड प्लेयर्स हैं, अगर हम उनको भी खो देंगे तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जूडो के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड और थर्ड को भी मोटिवेटेड रहना। जब ये फीलिंग आएगी ना कि मतलब सेकेंड और थर्ड, हम ऐसा उनको काउंसलिंग करके भेजेंगे वहां पर कैंप्स में, या फिर वहां पर भी उनको ये काउंसलिंग की जाएगी कि आपको फर्स्ट पर आना है, मतलब उस लेवल पर आना है जो वो जहां पर वो फर्स्ट है उस पोजीशन पर आना है, और आपको देश के लिए खेलना है। और अगर फर्स्ट वाला जो टीम सिलेक्टेड है वो भी हमारे देश के लिए मेडल लाएंगे, मतलब वो इस ट्राई में है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका मेडल आए, तो हमें उन्हें कोऑपरेट कर, मतलब हमारे बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके दिमाग में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम सिर्फ प्रैक्टिस पार्टनर हैं या डमीज हैं, हम थ्रो के लिए हमें बुलाया जा रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो कोचेस का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उनको काउंसलिंग करना, उनको समझाना कि वो कोऑपरेट कर, हो रहा है ये हम सबके लिए, ये जूडो के लिए हो रहा है, ये काउंसलिंग करना। इंटरनेशनल लेवल पर जब आप खेलने जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे इंटरनेशनल इवेंट ले जा रहे हैं, तो बहुत मतलब उस टाइम बहुत सारी इश्यूज होते हैं, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक बच्चा फेस करता है। सबसे पहले तो वो उसको प्रेशर, बहुत तरह का प्रेशर होता है, मतलब उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं, ये एक तो वो उसको परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि उसको अच्छा परफॉर्म करना है। ये देखिए, अगर कोई फर्स्ट टाइम खेलने जा रहा है तो भी ऐसी बात रहती है, और एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ तो और ज्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो प्रेशर उसको होता है। समटाइम क्या होता है कि उसको मेंटेन करनी है अपनी परफॉर्मेंस, अगर वो ऑलरेडी मेडलिस्ट है, उसने पहले कोई मेडल लिया है, तो उसको उसको मेंटेन करना है अपनी परफॉर्मेंस को, तो ये बहुत बड़ा प्रेशर उसके पीछे रहता है। दूसरी बात, एक्सपेक्टेशंस होती हैं बहुत ज्यादा, फेडरेशन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपकी फैमिली की, कोचेस की, क्लब लेवल की, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है। वो लोग सोचते हैं कि मतलब इसकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए, तो ये इन सब प्रॉब्लम्स में वो होता है।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोच कोच का बहुत बड़ा रोल है। मुझे पता है कि एक अच्छे लेवल पर तो आपको सब चीजें प्रोवाइड हो जाती हर कंपटीशन में, हर इवेंट में पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हर लेवल पर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें। और एक कोच जो मतलब मल्टीटास्किंग जो काम करता है, बहुत सारे काम एक साथ करता है, तो उसको बहुत जरूरी है कि वो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपने बच्चे को उस टाइम भी मोटिवेट करेगा और वो उसको प्रेशर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर वो प्रेशर में रहेगा तो वो अपना उतना अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे। बड़ा रोल है। अच्छा, उसके बाद ड्रॉस। ये एक ये हमने फील की है, ये सब चीजें, ये मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब ड्रॉज आपके पास आ जाते हैं तो साइकोलॉजिकली मतलब आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है। ये एक मतलब आप जब इंटरनेशनल लेवल पर compete करते हैं, जब आप एक अच्छे कंपटीशन में आप गए हैं, तो ड्रॉज जब आपके पास ड्रॉज आ जाते हैं तो आपको कोचेज अगर ऐसा बोले या आपके साथ के प्लेयर्स ऐसा बोले, फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्स्ट बाउट जापान के साथ है या बहुत अच्छी कंट्री के साथ है, या जो उसका प्लेयर बहुत अच्छा है, जो एथलीट बहुत अच्छा है, तो आप मतलब पहले ही बोल देते हैं, मतलब कोई कोचेस या कोई साथ वाले प्लेयर्स पहले बोल देते हैं कि ये तो पहली फाइट तो उसकी पहली बाउट तो जापान के साथ है, कोई बात नहीं, इसकी अगली देखते हैं, अगली आएगी या नहीं आएगी, किसके साथ आएगी। तो मतलब इसमें वो हम उसको डिमोरलाइज कर देते हैं। मतलब हम लोग पहले ही उसको, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां नेगेटिव बात आई, जहां पर ना आया, दैट मीन्स एक डाउट आ गया, और वो जो है वो उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मतलब उसको बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉज के टाइम हमने उसे मोटिवेट करना है, पॉजिटिव बातें करनी है। ये तो ऐसा नहीं करना है कि उसे पहले ही डरा देना है कि हाँ वो नहीं कर पाएगा। तो ये इस चीज का ध्यान रखना है। स्पेशली ये काम सिर्फ कोचेस का नहीं है, ये भी ये फील करती है बच्चों के बीच में कि नेगेटिव एक भी थॉट बच्चे के अंदर नहीं आना चाहिए। और उसके बाद देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है रिजल्ट कुछ भी हो। मतलब मुझे पता है कि हाँ परफॉर्मेंस आनी चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, प्रेशर, लेकिन ये हम समझना है कि रिजल्ट का जो प्रेशर है ना, मतलब वो अगर कोच को उसके मतलब फीलिंग्स, बहुत रिएक्शंस बच्चे के अंदर भी होते हैं, और मतलब वो बच्चा भी बहुत ज्यादा फील करता है इस चीज को। अगर वो हारा है या अगर वो जीता है तो सबसे ज्यादा उसको उस चीज का फर्क पड़ता है। तो ये मतलब हमें समझना चाहिए कि अगर वो हारा है या जीता है या जो भी मतलब जो भी उसका रिजल्ट आया है, उसके पीछे की बात हमें सोचनी चाहिए कि क्यों ये ऐसा क्यों हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। ये जो रिजल्ट आया है इस टाइम आप उसको फीडबैक भी करोगे, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ पर। और अगर वो हार जाता है तो आपके रिएक्शन ऐसे नहीं होने चाहिए आप उसको बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो या मतलब और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली उसके साथ बिहेव कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस टाइम बच्चा बहुत लो फील करता है अगर वो हार गया तो। ये इस टाइम हमने बच्चे को नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है। फिर मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि हमारे पास बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं, बहुत संभाल के रखने की जरूरत है। ये भी सेम वही चीज की मतलब परफॉर्मेंस से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो प्लेयर हमारे लिए। तो हमने उस प्लेयर के ऊपर बहुत ध्यान देना है, उसकी प्रॉब्लम्स को, अगर वो किसी चीज को मतलब अगर कोई उसको इश्यूज रहे हैं, वो हारा है, तो हमें ये जानना है कि उसका रीजन क्या था, क्या प्रॉब्लम थी। और वो अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, काउंसलिंग अच्छी है, तो वो चीजें हम पता कर सकते हैं और उसको काफी हद तक हेल्प भी कर सकते हैं। तो विक्ट्री सेकंड है और वो प्लेयर हमारे लिए सबसे पहले है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये जो पॉइंट है रिटायर्ड, ये एक जो जर्नी होती है ना एक प्लेयर की, जो वो उसमें बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं, कभी वो हार रहा है, कभी जीत रहा है, कभी ये चीजें रहती हैं। जब रिटायरमेंट का टाइम आता है, रिटायरमेंट इन द सेंस जब वो गेम से अलविदा करता है, जब वो गेम छोड़ता है, तो ये सबसे हार्ड टाइम होता है उसके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम उस टाइम भी मतलब कई बार क्या होता है, कल भी एक क्वेश्चन आया था बीच में, मैंने देखा था चैट बॉक्स में कि मतलब बहुत प्रेशर की वजह से कई वुमेन्स छोड़ देती हैं और ये सब कुछ, मतलब वो बहुत हार्ड टाइम होता है हर एक प्लेयर के लिए।
और मतलब वो जो एक रूटीन हमारे अंदर और जो मतलब एक जोड़ हमारे अंदर बस जाती है, डेली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब जितना इंपॉर्टेंट बाकी चीजें रहती हैं, वही उतनी ही आपके लिए ट्रेनिंग भी रहती है। तो वो मतलब उसको एकदम से वो छूट जाना, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पर भी एक प्लेयर बहुत लो फील करता है, तो बहुत जरूरी होता है कि उस टाइम कोचेस का रोल, फिर वही सेम कोचेस का बहुत बड़ा रोल है, वही उसको सपोर्ट करेंगे। कई बार क्या होता है कि मतलब कुछ इश्यूज होते हैं, कोई घर की कोई प्रॉब्लम की वजह से गेम को छोड़ रहा है या अलविदा कर रहा है, तो अगर वो एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है, अगर आपको एक अच्छा गुरु मिला है, तो ये वो आपको मतलब बहुत इन चीजों के बारे में मोटिवेट कर सकता है, आपको बता सकता है, काउंसलिंग कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब एक बच्चा एक रिटायर होता है, एक प्लेयर रिटायर होता है, और उसके बाद बहुत जरूरी है कि वो गुम ना जाए। और जो कि ऐसा बहुत बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो गुम जाए, मतलब ये हमारी गलती है अगर हम बच्चों को उनके बारे में नहीं बता रहे। मतलब कुछ ही लोग हैं हमारे पास, गिने चुने लोग हैं, गिने चुने बॉडीज हैं, गिने चुने हमारे पास ओलंपियंस हैं, और जिन जिन गिने चुने मेडलिस्ट हैं। तो अगर हम उनके बारे में भी बच्चों को नहीं पता होगा, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारा काम है बताएं, ताकि मतलब उनके बारे में पता चलता रहे, उनकी स्टोरीज के बारे में पता चलता रहे बच्चों को, ताकि वो मोटिवेटेड रहे। ये मतलब बहुत जरूरी है। एक कोच का रोल बहुत बड़ा है। ये जो मैंने पूरा आपको ये सब थोड़ा बताया इसके बारे में, मैंने बहुत बेसिक चीजें बताई हैं जो एक मतलब कॉमन कोई भी फेस करता है, वो चीजें बताई है। मतलब इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि मतलब एक बच्चा फेस करता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर। और ये बहुत बड़ा काम कि उसको सही रास्ते पर लेकर जाना है। और मतलब एक अच्छा कोच अगर किसी को मिल जाता है, एक अच्छा गुरु किसी को मिल जाता है, तो जरूरी नहीं होता है कि वो उसका हाथ पकड़कर उसको लेकर जाएगा किसी रास्ते। अगर आप उसके स्टेप्स को भी फॉलो करते हो ना, मतलब उसकी जो व्यूज हैं, जो वो बताता है, उसके जो उन चीजों को भी फॉलो करते हो ना, तो भी आप सक्सेस की तरफ बढ़ते रहते हो। तो एक अच्छा गुरु मिलना बहुत जरूरी है, मुझे भी मिला है ऐसे, मतलब ये जरूरी है। का काम भी बहुत बड़ा है कि अपने बच्चे की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा हर्डल होता है परफॉर्मेंस को मतलब आने के लिए। उसके बीच में बहुत बड़ा हर्डल है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अगर आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो आप बहुत चीजों को फेस कर लोगे। और गेम में, स्पेशली जूडो में, हमारे बहुत ज्यादा ये चीजें रहती हैं कि आप मतलब आपके इमोशंस को कंट्रोल करना आपको आता है। आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हो तो आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल करना आता है, रहती है, बहुत सिचुएशंस को आप हैंडल करते हो, तो धीरे 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 आपको उन चीजों से को टैकल करना आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और कि जितना एक प्लेयर आगे बढ़ता जाता है, मतलब जितना वो एक एक सीढ़ी सक्सेस की तरफ मतलब बढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, तो वो उतना ही ज्यादा हम्बल और उतना ही ज्यादा सॉफ्ट होता जाता है, उसमें एटीट्यूड उतना ज्यादा कम होता जाता है। ये मतलब ये एक नेचुरल एक मतलब उसके अंदर एक फीलिंग आती है। मतलब आप कोई भी बहुत अच्छी बच्चों को ये स्टार्टिंग में बताना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। तो हम लोग बिना डिले के अभी चलते हैं हमारे दूसरे स्पीकर के तरफ, आरती सोलंकी जी। अब मैम मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी को। यस मैम, यस मैम, प्लीज गो अहेड। Sir, can you please make us host so that we can try to upload the video in the meantime? Yes, yes. Okay, sir, all yours. Yes, sir, try कर लीजिए। नमस्कार सभी को, सभी सीनियर कोचेस और सभी मेरे साथियों जो मेरे साथ गेम किया है, जिन्होंने या यंग कोचेस जो हैं, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम आरती सोलंकी है और मेरा जन्म हिसार में हुआ था। 1996 में अटलांटा ओलंपिक में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और मैं सबसे पहले डीजी साई का धन्यवाद करना चाहती हूँ और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी स्टाफ का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने ये सेशन अरेंज किया। इसके साथ साथ मैं जायसवाल सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस सेशन को आगे बढ़ाया और कुछ ओलंपियंस, अर्जुन अवार्डीज को अपने विचार रखने का मौका मिला, जैसे कि पूनम चोपड़ा, अनीता तोम्बी, इन सबको अपने विचार रखने का मौका मिला।
जैसे सभी ओलंपियंस और अर्जुन ऑडियो ने बताया, जैसे उनकी जर्नी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर ओलंपिक तक काफी टफ रही है, वैसे भी मेरी जर्नी भी काफी टफ रही है। काफी डिफिकल्ट्स का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि शादी के बाद भी मुझे काफी डिफिकल्ट्स का सामना करना पड़ा है। इसके बारे में हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। अभी मेरा आज का जो टॉपिक है वो है जेंडर इक्वेलिटी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और आईजेएफ ने काफी वुमेन्स को जेंडर इक्विटी को सपोर्ट करने के लिए काफी कदम उठाए हैं। जैसे कि आईओसी और आईजेएफ ने काफी सपोर्ट किया है जेंडर इक्विटी को बढ़ाने के लिए। लास्ट मैं चाहती हूँ कि जैसे इंडिया में भी वैसे ही हमारी फेडरेशन वुमेन्स को सपोर्ट करे। फेडरेशन जापान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसे कि जापान इतना प्रोग्रेस देश होने के बावजूद भी पहले सिर्फ 6% वुमेन्स ही रिटायरमेंट के बाद कोचिंग लाइन में आती है, रेफरशिप लाइन में आती है, जबकि मेल 50% मेल्स जो हैं वो इस लाइन में है। उसको इम्प्रूव करने के लिए जापान ने काफी पॉलिसीज बनाई, काफी पोस्ट निकाली जिससे कि वो आगे बढ़ सके, वुमेन्स आगे बढ़ सके, और उनके लिए कुछ जॉब्स भी अरेंज करी और कुछ उनके बच्चों को संभालने के, जैसे कि कॉम्पिटिशन्स है वो रेफरशिप करने जा रही हैं, तो उनके बच्चे कौन संभालेगा, उनके लिए कुछ रूम अरेंज किए, कुछ प्ले एरिया स्टेडियम में ही अरेंज किए ताकि वो उनके बच्चों को संभाल सके और वो अपनी रेफरशिप कर सके। इसी हिसाब से ओलंपिक में 2016 रियो ओलंपिक्स में आप किसी ने देखा हो तो सिर्फ 11% ऑफिशियल वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, जबकि 89% मेल ने पार्टिसिपेट किया था। इस हिसाब से वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। आईजीएफ ने जो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन है, उन्होंने भी जनरल इक्विटी को बढ़ाने के लिए 2016 में एक कॉन्फ्रेंस शुरू करी है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले होती है। आईजीएफ और इंटरनेशनल जूडो कमेटी मिलकर महिलाओं को काफी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2016 तक सिर्फ जस्ट एक वेट में बॉयज में 32 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते थे और गर्ल्स में 24। अब इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने इसको इम्प्रूव करके जेंडर इक्विटी को ध्यान में रखते हुए 28 में से 28 बॉयज और 28 गर्ल्स पार्टिसिपेशन करवाया, जिससे इंडिया में काफी चांसेस मिले हैं कि इंडिया की गर्ल्स काफी आगे बढ़ सके और अपना दिखा सके कि कितनी अच्छी पार्टिसिपेटिंग है। और जैसे 2000 अगर देखें तो 2000 से 2016 तक 5 ओलंपिक्स हुए हैं। अभी तक 5 ओलंपिक्स में से इंडिया में 4 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है और 2 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है। तो हम अब जैसे प्रधानमंत्री ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ की मुहिम अपनाई है, उसी प्रकार हम भी इसको सपोर्ट करेंगे अगर तो लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। 2018 में अगर हम देखें रियो ओलंपिक में तो 2 ही मेडल आए थे सिर्फ, उसमें एक पीवी सिंधु का था और एक साक्षी मलिक का था। प्लीज डोंट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि किसी मेल कोच को ना लगाया जाए, लेकिन मेल कोच को लगाने के साथ साथ एक फीमेल्स के साथ एक फीमेल कोच भी लगाई जाए, ताकि जो गर्ल्स अपनी प्राइवेट कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको तो वो फीमेल के साथ शेयर कर सके। और ये भी नहीं कहना चाह रही कि लड़कियां कमजोर हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि लड़कियों को बराबरी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि शादी के बाद काफी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि बच्चे भी संभालने हैं, घर भी संभालने हैं और अपनी जॉब भी करनी है। इसके साथ साथ उनको काफी और प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सभी अगर सपोर्ट करें वुमेन्स को तो वो अपना ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर सकती है।
और जैसे शादी के बाद मेरी शादी यशपाल सोलंकी से हुई। यशपाल बहुत सपोर्टिव हैं, उनकी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तभी अभी तक 2017 तक मैं गेम कर पाई। 2017 में भी जो कैलकाटा में पुलिस गेम्स हुए थे उसमें मैं चैंपियन थी। इसके अलावा उसका काफी सपोर्ट रहा है, यहाँ तक कि कंपटीशन में भी वो मेरे साथ हमेशा जाते हैं और हमेशा जाते हैं और हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं। तभी मैं 41 साल तक खेल सकी। 14 साल के अपने बेटे को लेकर 41 इयर्स तक मैं प्ले करती रही और अपना अच्छा परफॉर्मेंस देती रही। अब मैं आपके सामने आईओसी और आईजीएफ के साथ साथ ने जो कदम उठाए हैं उसकी एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आईजीएफ और आईओसी वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर रही है। स्क्रीन में कुछ आ नहीं रहा है सर, ब्लैंक स्क्रीन है Sir, we are uploading this. ओके। हो गया ना? सर इट्स रनिंग ऑन माय स्क्रीन। मेरे ख्याल में आपकी स्क्रीन पे अभी भी ब्लैंक आ रहा होगा ना? हाँ ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है अभी भी। हाँ, क्योंकि आई ट्राई टू अपलोड इट फ्रॉम iCloud। ओके, यहाँ पे नहीं है अभी, शेयर नहीं हुआ। आपका मतलब स्क्रीन दिख रहा है, वो चल भी रहा है, वीडियो चल भी रहा है, वो भी दिख रहा है, बट वीडियो नहीं आ रहा। सर वी आर ट्राइंग अपलोड है। और सर can I join from other account from the computer? Maybe this is the last stop we have. And host like आप अगर आपने account में देखें सर, आप there is a another account in the name of आरती सोलंकी. Can you make that host? एक बार आप check करें तो. That is from the laptop. I guess I can do it from there only. Okay sir. हमारे कंप्यूटर पे चल रहा है ना, वहाँ नहीं चल रहा है, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा। वो मैंने आपको ठीक है उस पे होस्ट कर दिया है। हाँ सर, तो राइट फ्रॉम देयर ऑफ स्क्रीन शेयर करना सर। लेट हाँ yes sir. Yes sir. Can you see? Yes sir, yes sir. Okay. लगा दे उसमें रिकॉर्डिंग। सर नहीं हुआ है, वीडियो अभी प्ले नहीं हुआ है। इस दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने पूर्ण रूप से जेंडर इक्वलिटी प्राप्त की हो, लेकिन अगर कमिटमेंट सर वीडियो नहीं दिख रहा है, शेयर नहीं हुआ है सर। वो अक्षर अपलोड होने में जस्ट आ गया सर। नहीं वीडियो नहीं है अभी शायद अभी अपलोड हो रहा है सर, आप देखिए। यस नाउ वी आ जाएगा सर। यस सर।
इस दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने पूर्ण रूप से जेंडर इक्वलिटी की हो, लेकिन अगर लीडरशिप के साथ काम करते हैं तो में समानता लाते हैं, जो कि खेल के द्वारा संभव है। ऐसा कहना है फुमजिले लाम्बो का, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूएनओ के। ओलंपिक चार्टर में कहा गया है कि आईओसी की भूमिकाओं में से एक महिलाओं के समानता के सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से सभी लेवल्स पर और सभी संरचनाओं में खेलों में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए मोटिवेट और सपोर्ट करना है। आईओसी प्रतिबद्धता के साथ यह भी मानता है कि जेंडर इक्वलिटी एग्जीक्यूटिव स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का एक महत्वपूर्ण घटक है और लेवल पर महिलाओं को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। हाल ही में प्रशासन के भीतर लीडरशिप की भूमिकाओं के लिए अधिक महिलाओं को नियुक्त करने और जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देने के मामले में बहुत प्रगति की गई है। कई ओलंपिक आंदोलन के हितधारकों ने भी महत्वपूर्ण जेंडर इक्विटी की पहल की है ताकि दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं को अधिक से अधिक पहुंच और खेल में भाग लेने का अवसर दिया जा सके। एथेंस में आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेलों के 4 साल बाद 1900 में पेरिस के ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। पीरे डी कुपर्टिन के मुख्य विरोध के बावजूद कुल 997 एथलीट थे, जिसमें से 22 महिलाओं ने सिर्फ 5 खेलों में भाग लिया, जिसमें से टेनिस घुड़सवारी मुख्य है। रियो ओलंपिक 2000 में के साथ महिलाओं का टोक्यो 2021 में सबसे अधिक जेंडर इक्विटी होने की महिलाओं का पार्टिसिपेशन 48% होगा। इसके अलावा 1991 के बाद ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल तय की हुई। हेलो सोलंकी साहब, हेलो मैम, हेलो हेलो आरती मैम, आप सुन पा रहे हैं मेरे बात? हेलो, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट हुआ है। यस सर। हाँ, आपका वीडियो भी स्टक हो रहा था एंड ऑडियो भी क्लियर नहीं है। हाँ यस सर, बिकॉज स्क्रीन एक बार स्क्रीन शेयर कर दें। एक बार स्क्रीन शेयर ही हो रहा है। स्क्रीन शेयर ओके, अभी स्क्रीन शेयर हुआ है। हाँ सर, हाँ सर, इसका अगर ऑडियो भी अगर सुन लें, क्योंकि ऑडियो ने पूरा इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया है सर, तो अगर वीडियो हम बाद में भी अपलोड कर दे तो कम से कम एक मैसेज क्लियर पहुंच जाए सर। अगर ऑडियो दे दो सर। आप ऑडियो से कर लीजिए, बिकॉज ऑडियो भी क्लियर नहीं हो रहा है सर, वीडियो स्टक हुआ है एंड ऑडियो भी नहीं। ओके अपलोड हो गया पूरा, अब करो ईमेल के अप्लाई करो। लेट्स चेक सर। प्लीज सर, बिकॉज टाइम भी जा रहा है। यस सर, इट स्टार्टेड। 2016 में 45% से अधिक पार्टिसिपेशन के साथ महिलाओं की भागीदारी के बाद से महिला भागीदारी लगातार बढ़ी है। टोक्यो 2021 सबसे अधिक जेंडर इक्विटी होने की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें उम्मीद है महिलाओं का पार्टिसिपेशन 48.8% होगा। इसके अलावा 1991 के बाद ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक सभी नए खेलों के लिए यह निर्धारित है कि उन्हें महिलाओं के आयोजन को शामिल करना कंपल्सरी होगा। ब्यूनस आयर्स में आयोजित तीसरे युवा ओलंपिक खेलों ने वास्तव में पहली बार ओलंपिक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने वाली 2000 महिलाएं और 2000 पुरुषों की समान संख्या ने सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। इसके लिए आईओसी और यूएनओ काफी सालों से प्रयास कर रहे थे।
ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगातार बढ़ रही है। पेरिस 1900 में 2.2%, लंदन 1948 में 9.5%, लॉस एंजल्स 1984 में 23%, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इसके 48.8% पहुंचने की उम्मीद है। आईओसी एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। वर्ष 2019 में आईओसी के सभी कमीशनों में 45% महिलाएं हैं। वर्ष 2019 में 34% आईओसी मेंबर्स महिलाएं हैं। आईओसी की 31% वरिष्ठ बोर्ड मेंबर्स महिलाएं हैं। इसके बाद वर्ष 2018 के यूथ ओलंपिक से ही महिलाओं की भागीदारी आईओसी में सभी कमीशंस में काफी बढ़ी है। इसमें वुमेन कमीशन, एजुकेशन, आरती मैम आपका म्यूट हुआ है। आरती मैम आपका म्यूट हुआ है, अनम्यूट कर लीजिए। आपका ऑडियो म्यूट पे है। हेलो। हाँ सर। हाँ आपका, हाँ ओके, अभी बीच में अनम्यूट, बीच में म्यूट हो गया था आपका। हाँ सर, वो तो अभी हमने खुद किया, वो नहीं पता नहीं। सर ऑडियो नहीं है। जैसे है तो iCloud में, और हमने भी किया हुआ, आप देख सकते हैं। अनम्यूट भी किया हुआ सर, पता नहीं। चलिए एक बार सेकंड वीडियो देखो। सर नेटवर्क इश्यू होगा शायद। आईओसी, इंटरनेशनल फेडरेशन और एनओसीज के 3 कॉन्स्टिट्यूट बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव से बना है। साथ ही एक एथलीट रिप्रेजेंटेटिव और एक इंडिपेंडेंट सदस्य भी होता है। मार्च 2017 में आईओसी महिलाओं में खेल और एथलीटों के कमीशन की संयुक्त पहल पर आईओसी ने जेंडर इक्वलिटी रिव्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसके लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया गया, जो आईओसी को बदलाव लाने के लिए एक्शन ओरिएंटेड सलाह दे सके। आईओसी ने महिलाओं के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण का आरंभ किया, जिसकी मदद से उनको राष्ट्रीय, ओलंपिक और नेशनल फेडरेशंस के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की स्थिति के लायक बनाया जा सके। ओलंपिक सॉलिडेरिटी एथलीट्स, यंग कोचेस और स्पोर्ट्स मैनेजर्स के लिए असिस्टेंस प्रोग्राम की इज प्रोवाइड करते और ये महिलाओं की बढ़ती हेलो। दुनिया भर में कम्युनिटीज की सुरक्षा के लिए सम्मान की गारंटी देता है। जूडो खेलने वालों के लिए खेल ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर है। यह दुनिया के युवाओं को शिक्षित करने और बेहतर समाज के निर्माण के लिए उन्हें जीवन के लिए
वैल्यूज और स्किल सिखाने का एक तरीका है। जूडो कल्चरल अंतर के बावजूद महिलाओं की सभी बाधाओं के होते हुए भी उन्हें एम्पावर करने में मदद करता है। ओलंपिक और विश्व चैंपियन पाउला परेतो कहती हैं, मेरा मानना है कि खेल समाज को बदलता है। खेल में जेंडर इक्वलिटी में प्रगति का समाज पर व्यापक प्रभाव हो सकता है। धन्यवाद। आरती मैम अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आई है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ पीपीटी में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी। मैं ये पीपीटी ग्रुप में डाल दूंगी ताकि सब अच्छी तरह उसको देख सकें। और मैं सभी कोचेस का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे कोच डॉक्टर सुमेर सिंह नांदल थे और अभी भी हैं, उसके बाद जिन्होंने भी मेरे को कैंप में ट्रेनिंग दी या डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की, जैसे पहाड़े सर हैं, गोगी सर और सुमन मैडम के पास भी मैं कई बार ट्रेनिंग करने के लिए जाती रही हूँ मैट्स पे उनके पास। उन्होंने काफी मुझे गेम में इम्प्रूवमेंट करवाई है। उसके अलावा मैं अपने कुछ फ्रेंड्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जो मेरे ट्रेनिंग पार्टनर्स थे। हम जैसे कि जगजीत कौर है, रश्मि रानी है, ये अभी तक हम पिछले 25 सालों से हम साथ हैं और उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग में बहुत हेल्प की है, मेरे ट्रेनिंग पार्टनर रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ बताना चाहूंगी, जैसे जॉब्स में हमें कितनी प्रॉब्लम आती रही है। जैसे मैं सीएसएफ में थी, 23 साल मैंने जॉब किया है, 23 साल उसके साथ साथ गेम भी किया है, लेकिन हमेशा ये रहता था कि अगर मेडल नहीं आएगा तो आपको टीम से निकाल दिया जाएगा, ड्यूटी पे भेज दिया जाएगा। यहाँ तक ड्यूटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि एक डंडा सिर पे रहता था कि हाँ भाई आपको आपको क्या कहते हैं ड्यूटी देनी पड़ेगी, आप गेम से टच हट जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि इतने साल हमने जब गेम को दिया है, इतना स्पोर्ट्स किया है, ओलंपिक लेवल तक खेले हैं, इतने इंटरनेशनल खेले हैं, तो अपना एक्सपीरियंस हम बच्चों में शेयर करें। अगर हमें ड्यूटीज पे भेजेंगे तो हम गेम से बिल्कुल टच से हट जाएंगे। 23 साल जॉब करने के बाद और 30 साल गेम करने के बाद अगर हमें गेम से हट जाते हैं तो वो सही नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड यशपाल सोलंकी ने भी सिर्फ अपनी जॉब से रिटायरमेंट इसीलिए ली कि वो गेम के साथ जुड़े रहना चाहते थे, और मैंने भी अपनी जॉब से रिटायरमेंट सिर्फ इसीलिए ली है कि मैं गेम से जुड़ी रहना चाहती हूँ। नहीं तो मैं सीएसएफ में थी, अब मैं हरियाणा डिपार्टमेंट में हूँ एज ए सीनियर कोच। और अपनी जूडो एकेडमी भी हमने खोली है ताकि हम जूडो को प्रमोट कर सके और वुमेन्स को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सके। अब जॉब में काफी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन वही है कि अगर ड्यूटी पे भेज देंगे तो गेम कैसे इम्प्रूव हो पाएगा। और अब मैं एक तो कहते हैं 24 साल में फर्स्ट टाइम ओलंपिक मैंने खेला 1996 में। 24 साल हो गए हमें, जैसे सुनीत दीदी हो गई, मैं हो गई, हमें कभी भी अपने विचार रखने का मौका नहीं मिला इन 24 साल में। मैं जायसवाल सर का थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि अपने विचार हम रख सके। हाँ, फेडरेशन ने एक बार जरूर मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया था जब कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप लंदन गए थे। लेकिन 24 साल में एक बार मैं चाहती हूँ कि जैसे सुनीत दीदी आप ड्यूटी दे रही है, इतना उनकी लाइफ इतनी स्ट्रगलिंग हो गई है, और भी प्लेयर्स है, पूनम चोपड़ा हो गई, अनीता हो गई, ये सारे ड्यूटीज दे रहे हैं। इतनी डिफिकल्ट, इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद, इंडिया को इतने अच्छे मेडल देने के बाद वो गेम से बिल्कुल, सुनीत दीदी तो बिल्कुल टच से नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे अच्छे प्लेयर्स को वापस गेम में जोड़ा जाए ताकि उनका एक्सपीरियंस हम ले सकें, बच्चों को दे सकें, और कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें कि सीनियर प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया जाए, जैसे कि और कंट्रीज ने बताया। मैंने जैसे बताया कि जापान ने भी कुछ तरीके अपनाए हैं ताकि हम जेंडर इक्विटी को बढ़ावा दे सकें। ऐसे ही इंडिया में भी मैं चाहती हूँ कि मैं क्या सभी चाहेंगे कि
कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जिससे इंडिया में भी जेंडर इक्विटी, महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाए। और इसके साथ साथ मैं सबको थैंक्स करना चाहूंगी, अपने कोचेस को और सभी को थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे को आज तक सपोर्ट किया है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। हाँ यस, सुरेश जी सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है, आप बताइए। हाँ, थैंक यू मिस दिव्या तिवारी शर्मा ओलंपियन एंड मिस आरती यशपाल सोलंकी ओलंपियन फॉर शेयरिंग योर व्यूज एंड गुड लेक्चर एंड इट्स ए गुड मोटिवेशनल स्पीच। आप दोनों की तरफ से काफी मोटिवेशनल स्पीच रही है। और ये जो जेंडर इक्विटी वाला वास्तव में एक बड़ा ही सोचनीय और विचारणीय विषय है। आपको पता है 2008 में एक वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था पार्लियामेंट, बट स्टिल इट इज पेंडिंग। मैं इस मंच के माध्यम से, और वैसे आई एम वेरी लकी टू हैव ए प्रेसिडेंट मिस्टर बाजवा, ही हिमसेल्फ इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो महिला खिलाड़ियों की और जितने भी जो खिलाड़ी, नॉट ओनली द वुमेन्स का थोड़ा, कि जो वेटरन प्लेयर्स हैं उनके एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिले आने वाले खिलाड़ियों को। उसके लिए ऐसे ही हम लोग फेडरेशन लेवल पर पहले हम अपनी टेक्निकल काउंसिल में, फिर उसका जो फेडरेशन का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा उसके बाद एजीएम में पास करके, और उसको हम कोशिश करेंगे इस मसले को हम संसद तक ले जाएं, जिससे कि ये जो वास्तव में सोचनीय विषय है कि 30 साल गेम खेलने के बाद भी अगर उनको ड्यूटी के लिए परेशान होना पड़े तो वो ना तो वो अच्छी तरह से ड्यूटी कर पाते हैं और ना ही वो खेल को दे पाते, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम टाइम तो स्पोर्ट्स को दिया है। तो उनका प्रोफेशनल जी नहीं, मतलब कुछ लोग कर लेते हैं अपने आप को अपडेट, लेकिन सारे नहीं कर पाते, तो वो जस्टिफाइड होगा। और ये एक अच्छा रहा है कि आप लोगों के व्यूज हमें सुनने को मिले, और ये इस मंच के माध्यम के लिए, इसके लिए निश्चित रूप से स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया का विशेष जो ये रहा है, नेशनल सेंटर स्पोर्ट्स साइंसेज सेंटर बेंगलोर, साई, सभी का, कि हम सबको उन्होंने जोड़ा इस माध्यम से, अपने विचार एक दूसरे को शेयर किए हैं। और एक जो इस तरह से जब दही से मथ के जब मक्खन निकलता है, इस तरह के विचार आ रहे हैं, जो अब आने वाला, जैसे ये क्वारंटाइन पीरियड खत्म होगा, कोविड का लॉकडाउन खत्म, जब फेडरेशन की, जब हम सब लोग एक गेट टुगेदर होंगे, तब इस पर विचार करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। सर तो आप सभी को मालूम है, तो टाइम की कमी की वजह से मैं इमीडिएटली बंद करना चाह रहा हूँ। तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सर। जिसने भी अपना अटेंडेंस नहीं भरा, प्लीज अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू एवरीवन। तो कल मिलते हैं सर, कल 10:30 अगेन फॉर द येट अनदर जूडो सेशन। थैंक यू।